नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम? खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम? दोस्तों, आप चाहे एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं, या आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां शादी के उस बंधन में आपको घुटन महसूस होती है और आप तलाक लेना चाहते हैं, आप लाइफ में रिलेशनशिप के किसी भी फेज में हैं, बिना इस वीडियो को समझे कोई भी निर्णय लेना आपको जीवन भर रोने पे मजबूर कर सकता है। क्योंकि जब तक हम रिलेशनशिप की इन 5 स्टेजेस को नहीं समझते हैं तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी होगी। इसलिए पहले इन 5 स्टेजेस को समझना जरूरी है, उसके बाद कोई निर्णय लें। पर इससे पहले कि हम इस स्टेजेस के बारे में समझें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। वो ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैवाहिक जीवन में एक रोग की तरह बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, आप आहत हैं अपने पार्टनर की चीटिंग से, तो इस संवेदनशील विषय पर हम आने वाले संडे और मंडे 2 दिन में वेबिनार का प्लान कर रहे हैं। संडे की जो वेबिनार होगी वो मेल्स के लिए होगी और मंडे का जो वेबिनार है वो फीमेल्स के लिए है। डिटेल आपको जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है वहां आपको मिल जाएगी। सीट्स लिमिटेड हैं, तो समय से आप अपनी सीट बुक करें और दिव्य मार्गदर्शन पाएं। अब हम बात करते हैं 5 स्टेजेस की। रिलेशनशिप की सबसे पहली जो स्टेज है, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो वो है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वो पहली स्टेज होती है हनीमून स्टेज। इसमें व्यक्ति अपना बेस्ट दे रहा होता है, दोनों पार्टनर अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, 2 परिवार भी अगर नए मिले हैं तो वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं और ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं। वो अपनी उस फर्स्ट फेज में अपना इंप्रेशन बहुत क्लियर बनाते हैं और जो दूसरा पार्टनर होता है उसे लगता है कि यार यही तो मेरा पार्टनर था कि जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था और शायद मेरी तलाश खत्म हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अफसोस ये एक भ्रम वाली स्थिति होती है जिसका हटना समय के साथ तय होता है। अब किसी किसी के रिलेशनशिप में ये 3 महीने तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, साल, 1.5 साल या लास्ट 3 साल, उसके बाद ये भ्रमजाल पूरी तरह से हट जाता है। अब जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और व्यक्ति अपने ट्रू सेल्फ के साथ होता है। जैसे कि अब वही लड़की जो अभी उसे परफेक्ट पार्टनर देख रही थी, अब उसका अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना उसे अच्छा नहीं लगता है। उस लड़के को अपनी पार्टनर का रील्स बनाना नहीं अच्छा लगता है, उसको बॉडी एक्सपोजर नहीं पसंद आता है, लेट नाइट अगर वो आ रही है तो उसको वो पसंद नहीं आता है, टोन ऑफ वॉइस उसको पसंद नहीं आता है। और अब यहाँ पर ये भी होता है कि जो पहले फेज में हर समय वो बातें कर रहे थे, बहाने ढूंढ रहे थे, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, वहीं दूसरा दोनों में से एक पार्टनर की नींद जब इस भ्रम से हटती है तो उसके बाद वो अपनी दूसरी प्रायोरिटी सेट करने लगता है। अब जो पहला जो पार्टनर है जो अभी उस जोन में था, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही होती हैं। फिर वही शिकायत होने लगती है कि तुम अब मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम अब बदल चुके हो। वो बदला नहीं है, एक्चुअल में अब वो अपने रियल सेल्फ के साथ आया है। अब होता यहाँ पर ये है कि वो शिकायत होती है पार्टनर को, तो वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो कहते हैं वो अक्सर मेरे हैं, ऐसा वो क्यों कहते हैं सुनकर हैरत होती है। पहले तो वो वक्त चुरा कर मिलते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। और ये फुर्सत से मिलना दूसरे पार्टनर को बहुत अखरता है, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। अब जो तीसरा जो फेज है वो सबसे टफ है इन 5 स्टेजेस में। अब यहाँ क्या होता है कि दोनों पक्ष में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशंस होते हैं, शिकायतों की भरमार होती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। जो फर्स्ट फेज में सिर्फ अच्छा अच्छा दिख रहा था, अब इस फेज में आते आते जो थर्ड फेज है उसमें सिर्फ बुरा दिख रहा होता है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो उनका डे टू डे लाइफ का हिस्सा हो जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो है थर्ड फेज में, अक्सर गलती लोग क्या करते हैं कि ईगो जब आपस में क्लैश हो रहे हैं तो वहीं वो ईगो में आके निर्णय लेते हैं सेपरेशन का, डिवोर्स का, जो कि गलत है। इस फेज को निकलना और समझना बहुत जरूरी है। जब हम फोर्थ फेज में हैं तब हमें डिसाइड करना है कि हमें तलाक लेना है या अपने इस रिश्ते पर काम करना है।
अब जब ये थर्ड जो स्टेज है जिसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि 3 परिस्थितियों का जन्म होता है। पहला, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं। इसी फेज में थर्ड जो स्टेज है, इसी फेज में दूसरी सूरत ये बनती है कि मैरिज में एक साइलेंस आ जाता है जिसमें कोल्ड वॉर होती है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पे ये एहसान कर रहे होते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में सिर्फ अपने परिवार की वजह से हूँ, बच्चों की वजह से हूँ या फिर समाज की वजह से हूँ। मेरा तुम्हारे साथ पर्सनल कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मोह नहीं है। और इसी सिचुएशन में तीसरी जो परिस्थिति बनती है वो होती है कि अब दोनों पार्टनर या फिर दोनों में से एक अपने उस प्यार को, जो उसको पहला जो स्टेज में फील हुआ था, उसी प्यार की तलाश में वो बाहर चला जाता है। अब अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है तो अब ये बात उस दूसरे पार्टनर को पता चलती है तो उसको भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि एक तो उसका रिलेशनशिप पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा है और जब वो ये देखता है कि मेरा पार्टनर बाहर अपने उस इमोशनल जो फुलफिलमेंट की पूर्ति बाहर कर रहा है तो वो स्थिति और खराब हो जाती है। अब अक्सर इसमें क्या होता है कि वो स्थिति बद से बदतर हो जाती है और लोग तलाक लेने की गलती करते हैं। यहाँ ये होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति हुई है तो ये राइट टाइम है सेपरेट होके थोड़ा सा समय आइसोलेट होके बिताने का। इसमें सही समय ये होता है कि लड़की अपने घर जाए और आइसोलेट होकर दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखे कि अगर मैं अलग होती हूं तो उसका क्या नुकसान है, अलग होने का क्या फायदा है। अब होता यह है कि जो पार्टनर रोज ये एलिगेशन लगाता था कि तुम्हें पूरे दिन काम ही नहीं है, तुम क्या करती हो, तो वो जब वाइफ के बिना घर में अकेला होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो अपनी लाइफ को उस रूटीन में जी रहा होता है, तब उसे समझ में आता है कि यार मेरी पार्टनर तो बहुत कुछ कर रही थी जो मैंने देखा ही नहीं था। और यहाँ एक कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है, जो लड़की है, उसके परिवार वाले भी शय दे रहे होते हैं कि चल तू देख ले, हम देख लेंगे, तू यहाँ आ जा। अब उस लड़की को भी जब वो साल, 1.5 साल, 2 साल वहां रह रही होती है तो उसे ये समझ में आता है कि कॉम्प्रोमाइज मुझे यहाँ पर भी रहना होगा, क्योंकि अब ये वो घर नहीं है। अब इस घर में नए सदस्य जुड़ चुके हैं, भाभी आ चुकी हैं, भतीजे आ चुके हैं, भतीजे आ चुकी हैं, तो उनको उस तरह के माहौल में भी अब एडजस्ट करना होगा और उनके अगर खुद के बच्चे हैं तो और डबल एडजस्ट होगा। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कोई इवेंट ऐसा है कि जिसमें पिक्चर ली जा रही है तो भाई भाभी के साथ बच्चे खड़े हैं और जब वो लड़की अपने आप को अपने बच्चे के साथ अकेला महसूस करती है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी शादी को बचाना चाहिए। और या फिर दोनों में से किसी का अफेयर चल रहा है तो ये एक सही समय है कि जब वो अकेला उन्हें टाइम मिल रहा है उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, तो एक्चुअल में वो भ्रम यहाँ पर ही टूटता है। उन्हें समझ में आता है कि यार यही फेज तो पहली भी शादी में था कि पहले मेरे उस रिलेशनशिप में वही सपने थे, वही वादे थे और समय रहने के बाद 6 महीने, साल भर बाद वो भी व्यक्ति अपने रियल सेल्फ में जब आ जाता है तो यहाँ डिसाइड करना समझदारी होती है कि मुझे इस नए रिश्ते में जाना है या फिर अपने उस पुराने रिश्ते को समय देना है। यहाँ डिसाइड करना सबसे बेस्ट तरीका होता है और यहाँ जरूरत होती है पेशेंस की, जिसमें हम अपने उस रिश्ते को खराब ना करें, अपने पार्टनर को बदनाम ना करें, क्योंकि यहाँ गुंजाइश होती है कि या तो हमें अगर उस रिश्ते में रहना है तो ब्यूटीफुली आगे बढ़ना है और अगर उसको खत्म करना है तो हैप्पी नोट पे खत्म करना है। किसी तरह की कोई एलिगेशन नहीं लगानी है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। अब उसके बाद आती है 5th स्टेज, जो कि आर या पार की होती है। अब ये डिसाइड करना होता है कि अगर मुझे उस रिश्ते में दोबारा जाना है तो मुझे एफर्ट्स, इनिशिएट्स वैसे ही लेने होंगे जैसे हम पहले जब नए नए जुड़े थे, तो जिस उत्साह के साथ हम जुड़े थे, हमें अपने एफर्ट्स, इनिशिएट वैसे ही रखने होंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब उस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, तो हैप्पी नोट पर इस रिश्ते को विराम लगाना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो का सार ये है कि रिलेशनशिप में चाहे रहना है, चाहे उसे छोड़ना है, जो कुछ भी होना है वो हैप्पी नोट पे होना है, क्योंकि हम जितना इन चीजों में उलझेंगे ये हमें कहीं ना कहीं दुख देंगे भविष्य में चल के, क्योंकि हमारा ये कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप ऐसा बन जाएगा। तो निर्णय हमें लेना है
और वो भी धैर्य के साथ लेना है, समझदारी के साथ लेना है। जब हम 5th स्टेज को भी समझ लेंगे, उसके बाद हम अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय ले पाएंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।